कि अभी यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग क्या हुई है, और ये भी हो सकता है कि वो फाइल ला के सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर दें। और जो लीगल वाले होते हैं उनको कितने टैक्स चाहिए, कि जो लोग पुर्तगाल में आते हैं और जिनके पास वीज़ा ही नहीं होता, क्या वो भी पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं? और पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए जनाब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप पुर्तगाल में आने का प्लान बना के रखे बैठे हो तो और आपको पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड चाहिए, तो कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि पुर्तगाल में कुछ चेंजिंग वगैरह हुई है, तो एक एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ। तो एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एनीवे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी देखिए, जब आप पुर्तगाल में आते हैं और आपके पास शेंजन वीज़ा है, जो लोग इलीगल हैं, मतलब कि जिनके पास कोई वीज़ा वगैरह है ही नहीं है, उनका मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन जिनके पास वीज़ा वगैरह होता है पहले मैं उनका बता देता हूँ। तो देखें, आपका वीज़ा लग गया है जर्मन, स्वीडन, फ्रांस, किसी भी कंट्री का, लेकिन आपके माइंड में है कि यार मुझे जाना तो पुर्तगाल में है, क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन ही दो कंट्री ऐसे हैं जो हमें डॉक्यूमेंटेशन या रेजिडेंस कार्ड वगैरह देते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग पुर्तगाल में आते हैं। तो देखें, आपका जर्मनी का वीज़ा लग गया, समझ लें 15 दिन का आपका वीज़ा है। आप जर्मनी में आने के बाद 1-2 दिन बाद अपनी फ़्लाइट पकड़ सकते हैं पुर्तगाल के लिए। आप वाया ट्रेन, वाया प्लेन, जो भी आपकी जेब इजाज़त देती है, आप उसी तरह से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन बस की टिकट बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन बस का ट्रैवल बहुत लंबा होता है। कौन सी बस है? फ्लिक्स बस। तो जब आप पुर्तगाल में आते हो तो आने के बाद आपने अपना एक दिन के लिए होटल की रिजर्वेशन या बुकिंग वगैरह की होती है, जहाँ पे आप लोगों ने सोना होता है। तो जब आप उस होटल में जाके सोते हैं तो एक पेपर आपका वहीं पे सोते सोते बन जाता है। बस आपने वहाँ पे होटल या हॉस्टल के रिसेप्शन में जाके पूछना होता है कि भाई हमें लीगल एंट्री का पेपर दे दो। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आपको समझने की नीड है। अगर वो आपको लीगल एंट्री का पेपर नहीं देता तो आपने उनसे कहना है कि भाई हमें हमारा फतूरा दे दो, हमारा बिल दे दो कि हाँ भाई मैं यहाँ पे सोया हूँ, तो वो आपको बिल दे देगा। तो वही आपकी लीगल एंट्री है। तो ये आपको एक डॉक्यूमेंट सोते सोते रेडी हो गया। तो लीगल एंट्री के बाद आपने अपना बनवाना होता है निफ नंबर, जिसको हम यहाँ पे फाइनेंस नंबर भी बोलते हैं और कंट्रीब्यूटरी नंबर भी बोलते हैं। पेपर एक ही है, लेकिन इसके 2-3 अलग अलग नाम है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो जनाब इसके लिए आपको अपना कोई रिप्रेजेंट चाहिए होता है, लेकिन ये है कि जो लोग नए नए आते हैं तो अभी वो रिप्रेजेंट कहाँ से ढूंढेंगे। तो लोग क्या करते हैं, आप कोई भी लॉयर वगैरह कर सकते हो, जैसे कि सारे लोग करते हैं, ठीक है। ये कोई तोप वाला या कोई मुश्किल काम नहीं है, आपका निफ नंबर भी रेडी हो जाता है, ठीक है। तो जनाब आपका लीगल एंट्री भी रेडी हो गया और निफ नंबर भी रेडी हो गया। इसके बाद आपको चाहिए सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिसको हम पुर्तगाल में सोशल सिक्योरिटी नंबर भी बोलते हैं, जिसके ऊपर आपका टैक्स जाता है। तो जनाब उसके ऊपर आजकल थोड़ा सा टाइम भी लगता है, लेकिन देर सवेर वो भी आपको मिल जाता है। तो जहां से आप अपना निफ नंबर अप्लाई करते हैं वहीं से आप अपना सोशल नंबर भी बनवा सकते हैं। तो जनाब ये भी आपका रेडी हो गया। इसके बाद आपको चाहिए जुनता। आजकल जुनता पुर्तगाल में बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई भी इंसान आपको अपने घर का एड्रेस वगैरह नहीं देता। तो इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। और जनाब अगर आपने पुर्तगाल में ओरिजिनल जुनता यहाँ पे बनवाना है तो लोग आपसे ठीक ठाक पैसे लेते हैं। तो ये सारी हकीकत आपने जान के ही आना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे अपना ओरिजिनल जुनता है क्या है असल में, प्रूफ ऑफ एड्रेस, घर का एड्रेस होता है। कोई भी आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस, अपना घर का एड्रेस नहीं देता, तो ये आपको चाहिए भी हर हाल में होता है। तो जनाब ये आप अगर किसी बंदे से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको थोड़ा सस्ते में दे देता है। अगर आपको अपना कोई अपार्टमेंट या रूम मिल जाता है तो ये आपका काम फ्री में भी हो जाता है। लेकिन आजकल जुनता बनवाने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो जब लीगल एंट्री बन गई, आपका निफ नंबर बन गया, आपका सोशल नंबर बन गया, आपका जुनता बन गया, 4 पेपर अभी बन गए। इसके बाद आपको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको मुश्किल काफ़ी ठीक ठाक लोगों को, जो नए नए लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पुर्तगाल में जॉब नहीं मिलती। तो फिर लोग क्या करते हैं, इधर उधर से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, देते हैं, ठीक है, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा, प्लीज़ इफ़ यू केम टू पुर्तगाल, तो आप हर जगह पे आप अपनी सीवी ड्रॉप करें और अपने लिए जॉब तलाश करें। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट लीगल मिल जाता है, जेन्युइन मिल जाता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। मतलब कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जिसको हम पुर्तगीज़ में ट्राबालो दे कॉन्ट्रातो भी बोलते हैं। तो जनाब आपको कॉन्ट्रैक्ट अपना चाहिए। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है, फ़ाइल लॉक करनी होती है, ठीक है। और आजकल आपको पता है रूल वगैरह यहाँ पे चेंज हो गए हैं, यहाँ पे सिर्फ ख़त्म हो गया और आइमा आ गई है।
तो आपने ये इन किसी भी चीज़ों से परेशान खुद को नहीं करना, क्योंकि ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो इस वजह से धीरे धीरे आपके सारे काम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग क्या हुई है, पुर्तगाल चाहता है कि वो लोगों को रिलीफ देना चाहता है, फैसिलिटी देना चाहता है, जिससे लोगों का काम थोड़ा आसान हो जाए। और ये भी हो सकता है कि वो फाइल लाख के सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल जैसे पहले फाइल लाख हो रही थी वैसे हो रही है। कभी कभी जब लोग फाइल लाख करते हैं बीच में एरर आ जाता है, तो आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना, उसको ठीक कुछ देर बाद या अगले ही दिन आपने फिर से ट्राई करना है। तो जनाब इस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। और पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए जनाब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आपको पहले तो चाहिए अपना पासपोर्ट, आपका वीज़ा वगैरह जो भी सिस्टम होता है, उसके बाद आपको लीगल एंट्री चाहिए, निफ्ट नंबर चाहिए, सोशल नंबर चाहिए, और उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस, जुनता हम इसको बोलते हैं, जुनता चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद सिर्फ आपको अपनी फ़ाइल ला करनी है। और जनाब ये काम आजकल अगर आप किसी एजेंट से करवाते हो तो लोग आपसे हज़ारों रुपये भी लेते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों का भी कसूर है, आप लोग रिसर्च नहीं करते। जब भी आप पुर्तगाल में आते हैं आप 2-4 दिन स्टे किया करें, रिसर्च किया करें, फिर आपको कोई जो मकूल बंदा हो आप वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जनाब लोगों ने आप लोगों के लिए चाकू छुरियाँ फुल तेज़ की हुई हैं, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा आराम से धीरे से रिसर्च करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मामलात हल कर सकते हैं। ये कोई भी तोप वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि पुर्तगाल में बहुत ही ज़्यादा न्यू लोग आ रहे हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि यार हमें अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने में कैसे आसानी होगी। तो यार ये आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं। और अभी मैं ये भी बता दूं कि जो लोग पुर्तगाल में आते हैं और जिनके पास वीज़ा ही नहीं होता, क्या वो भी पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं? तो ऑफिशियली ले सकते हैं। और जो लीगल वाले होते हैं उनको कितने टैक्स चाहिए? उनको जनाब 6 से 8 टैक्स चाहिए रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के लिए। लेकिन टाइम आपको तकरीबन 1.5 साल का ही लग जाएगा, मतलब कि आपको अपना पहला रेजिडेंस कार्ड लेने में 16 से 18 महीने लग जाएंगे। और जो इलीगल वाले हैं जनाब उनका भी सेम ही प्रोसेस है, बस उनको इलीगल वालों को 12 से 14 टैक्स चाहिए। ठीक है, तो जनाब जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं है वो भी पुर्तगाल में आके अपने पेपर अप्लाई कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास वीज़ा है ऑफिशियली वो भी कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़े से टैक्स बेचारों को, जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं होता उनको टैक्स थोड़े से ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कोई इंसान आपको डराए, आप उसको मेरी वीडियो दिखा सकते हो। लोग यहाँ पे डर का बिजनेस करते हैं, तो अनु ही समझ नहीं आती। जनाब जब आपके सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने लिए जॉब तलाश करनी है, अपने लिए काम तलाश करने हैं, अपने टैक्सेस वगैरह पे करने हैं। और जनाब पुर्तगाल की इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी आ गया, जैसे कि आपको पता है सिर्फ बदल के सिर्फ ख़त्म हो के आइमा आ गई है। तो जनाब यहाँ पे अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइट भी कर दी हैं, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा एशियन लोग, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, वो पुर्तगाल में हैं ही नहीं है और वो बहुत इधर उधर काम करते हैं। तो इस वजह से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो इस वजह से मैं आपको क्या रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपने पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड लेना है तो पुर्तगाल में आके ही जलीलो हवार हो के ही आप रेजिडेंस कार्ड लें। क्योंकि अगर आप जर्मन फ्रांस में बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं तो जनाब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान बाद में उठाना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेते हो और यहाँ की गवर्नमेंट को भी अभी सब कुछ पता होता है, तो इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है। तो जनाब यहाँ पे काम शाम इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन फिर भी पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है कि जब आपको पेपर रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, और वैसे भी मैं तो करता ही रहता हूँ, और अभी मैं जैसे कि नेपाल में हूँ और 1-2 दिन में हम वापस पुर्तगाल की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो मतलब कि पुर्तगाल रेजिडेंस कार्ड के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और ये आपको नाको चने चुबवा के ही रेजिडेंस कार्ड मिलता है। तो आपको भी खुद पे प्राउड होता है कि जनाब पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड ले लिया है, तो समझ लो आप जिंदाबाद हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, होप कि मैंने आपको सब कुछ गाइड कर दिया है। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।